वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद. मित्रांनो नमस्कार. नुकताच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचा वाढदिवस आपण सेवा पंधरवडा म्हणून संपूर्ण देशभर साजरा केला आणि या सेवा पंधरवड्यामध्ये अनेक चांगले उपक्रम राबवण्यात आले. गोरगरीब जनतेच्या जवळ जाऊन त्यांचे हाल हवा, त्यांना काय हवाय नको आहे हे सुद्धा विचारण्याचं काम या सेवा पंधरवड्यात झालं. अनेक योजना गोरगरिबांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम सेवा पंधरवड्यात करण्यात आलं. सेवा पंधरवड्याच्या माध्यमातून रक्तदान सारखा एक जागतिक रेकॉर्ड करण्यात झाला. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवशी सुमारे 1,61,000 देशभक्त नागरिकांनी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर असणारं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी रक्तदान केलं. आणि 17 सप्टेंबर हा दिवस वाढदिवस संपूर्ण भारतात रक्तदान करून साजरा करण्यात आला. त्याचबरोबर लाखो झाडं वृक्षारोपणाच्या माध्यमातून लावण्यात आली. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर ह्या 15 दिवसामध्ये अनेक आरोग्य शिबिरं घेण्यात आली आणि मोफत आरोग्य शिबिरांच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेची सेवा करण्यात आली. त्यांच्या रोगांचं निदान करून त्याच्यावर मोफत उपचार करण्यात आले. अनेक ठिकाणी अनेक शिबिरं राबवण्यात आली ज्याच्या माध्यमातून गोरगरिबांची सेवा झाली. अनेक ठिकाणी स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले. ज्या स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून अनेक गावं स्वच्छ करण्यात आली. अनेक नदी नाले स्वच्छ करण्यात आल्या. नदीमध्ये जाणारा जो केर कचरा आहे, प्लास्टिक आहे, त्याच्यापासून स्वच्छ नदी कशी स्वच्छ राहील, नदी नाले कसे स्वच्छ होतील याच्यासाठी जनजागृती करून स्वच्छता मोहीम संपूर्ण भारतात राबवण्यात आली. ज्याच्या माध्यमातून ओढे नाले आणि समुद्राकडे जाणारा जो केर कचरा आहे तो थांबवण्याचं काम स्वयंसेवकांनी त्या माध्यमातून केलं. हे आदरणीय पंतप्रधानांना अपेक्षित असणारं जे काम स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमातून झालं. मित्रांनो, आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून गोरगरिबांची सेवा तर झालीच, त्याचबरोबर गोरगरिबांना कोणकोणत्या योजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून दिल्या जातात ज्याच्या माध्यमातून त्यांना फायदा होऊ शकतो, त्या सर्व केंद्र सरकारच्या योजनांची माहिती सुद्धा गोरगरिबांना देण्यात आली. या पंधरवड्यामध्ये अनेक दिग्गज अशा आदर्श व्यक्तींचे वाढदिवस सुद्धा होते, ते सुद्धा साजरे करण्यात आले. जसं 25 सप्टेंबरला आदरणीय पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा जन्मदिवस होता आणि तो जन्मदिवस श्रमिकांचा सत्कार करून साजरा करण्यात आला. श्रमिकांना एकत्र आणून त्यांना मोफत ई श्रम कार्ड देण्यात आलं आणि ई श्रम कार्डच्या माध्यमातून त्यांना होणारा लाभ, त्या लाभाविषयी त्यांना माहिती देण्यात आली. तसेच भविष्यात त्यांना केंद्र सरकारकडून कोणकोणत्या योजनांच्या माध्यमातून कसा कसा लाभ होऊ शकतो याची त्यांना माहिती देण्यात आली. श्रमिकांचा सत्कार करून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचा वाढदिवस आपण साजरा केला. की पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांचं एक उद्दिष्ट होतं की अंत्योदय, गरीबातल्या अत्यंत गरीबापर्यंत लोकांच्या ज्या जन आशा असतात किंवा आकांक्षा असतात त्या पूर्ण करण्याचं काम अगदी अंत्योदयापर्यंत झालं पाहिजे. म्हणजे समाजातला शेवटचा घटक आहे त्या घटकापर्यंत विकास झाला पाहिजे, तो व्यक्ती विकसित झाला पाहिजे. त्या योजना, केंद्र सरकारच्या योजना, राज्याच्या योजना ह्या त्याच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. आणि म्हणून श्रमिकांचा सत्कार करून पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती आपण साजरी केली. त्यानंतर 27 सप्टेंबरला भगतसिंग यांची जयंती होती, तीही मोठ्या थाटामाटाने आपण साजरी केली. आणि चंदीगड एअरपोर्टला केंद्र सरकारने भगतसिंग यांचं नाव दिलं आणि त्यांचा गौरव केला. त्यानंतर लगेचच 29 तारखेला लता मंगेशकर, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचा वाढदिवस होता आणि तोही खूप चांगल्या प्रकारे आपण साजरा केला. अनेक ठिकाणांना
गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर, भारतरत्न लता मंगेशकर यांचं नाव देण्यात आलं आणि त्यांचं स्मरण त्या ठिकाणी करण्यात आलं. त्यानंतर 2 सप्टेंबर आपण 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी यांची जयंती. त्याचबरोबर भारताचे दुसरे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांची ती जयंती होती. म्हणजे असा हा पंधरवडा, ज्या पंधरवड्यामध्ये अनेक नामवंत अशा समाजसेवक, क्रांतिकारक, गायन क्षेत्रामध्ये भारतरत्न मिळवलेला लता मंगेशकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अशा अनेक थोर नेत्यांची आणि आदर्श व्यक्तिमत्वांचे वाढदिवस आपण साजरे केले. आणि अशा प्रकारे तो पंधरवडा, सेवा पंधरवडा खूप चांगल्या प्रकारे आपण साजरा केला. आणि तो सेवा पंधरवडा हा पुढे कंटिन्यू करावा. हे सेवा पंधरवडा म्हणजे 15 दिवस तो काम करायचं असं नाही, 12ही महिने काम झालं पाहिजे, की लोकांपर्यंत, गोरगरीब जनतेपर्यंत जर आपण केंद्र सरकारच्या योजना जरी पोहोचवल्या तरी त्या जनकल्याणाचं काम आपल्या माध्यमातून होऊ शकतं. काय करायचं, थोडासा वेळ आपल्याला द्यायचा आहे आणि केंद्र सरकारच्या ज्या योजना आहेत त्याची माहिती घेऊन गोरगरीब जनतेला ती द्यायची आणि त्यांना जर त्या योजनांचा फायदा होत नसेल तर त्यांना मिळवून द्यायचा आहे. एवढंच काम आपल्याला करायचं आहे. बाकी केंद्र सरकार सर्व करत आहे. नुकतेच आपल्या भाजपा शिवसेना सरकार, शिंदे फडणवीस सरकारला 100 दिवस झाले. या 100 दिवसात सुद्धा 700 पेक्षा जास्त ह्या आपल्या महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आहेत आणि त्यांनी खूप चांगल्या योजना गरिबांसाठी राबवलेल्या आहेत. त्या योजना सुद्धा आपण लोकांपर्यंत पोहोचवल्या पाहिजे, म्हणजे जनकल्याणाचं काम होऊ शकतं. मित्रांनो, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींजींच्या माध्यमातून ज्या योजना राबवल्या जातात, मग गरीब कल्याण अन्न योजना असेल किंवा गॅस असेल, उज्ज्वला गॅस योजना असेल किंवा हे आपलं शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान योजना असेल, अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून डायरेक्ट त्या गरिबांच्या अकाउंटला पैसे जमा होतात. आतापर्यंत 25 ट्रिलियन इतकी रक्कम गोरगरीब जनतेच्या अकाउंटमध्ये, खात्यामध्ये जमा झालेली आहे. हा जागतिक रेकॉर्डच आहे. आजपर्यंत आपण कधी बघितलं असं होताना जगात असं कधी घडलं नाही. जे घडलं तर त्याची पार्श्वभूमी बघा. अकाउंट खोलायला पहिले लावले. जेव्हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी गोरगरिबांचे अकाउंट नव्हते, त्यांना अकाउंट खोलायला लावले. जवळ आता 46 कोटीपेक्षा जास्त लोकांचे जनधन योजनेच्या अंतर्गत अकाउंट आहेत आणि खाती खोलली गेल्यामुळे त्यांच्या अकाउंटला डायरेक्ट पैसे पाठवले जात आहेत. मध्ये आधी कोणी एजंट नाही. अन्यथा गोरगरीब लोकांपर्यंत त्या योजनेचे पैसे पोहोचणं अवघड होतं. एक देशाचे जे पंतप्रधान होते काँग्रेसचे, राजीव गांधी, नेहमी म्हणायचे आम्ही 1 रुपया पाठवतो पण लोकांपर्यंत तो पोहोचत नाही. बरोबर आहे? पोहोचत का नाही, त्याचं कारण हे होतं, मध्ये जे सिस्टीम होती, जी त्या सिस्टीम मध्ये पैसा जायचा. आणि म्हणून आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून गोरगरिबांचे जनधन योजनेच्या अंतर्गत अकाउंट खोलण्यात आले आणि अकाउंट खोलण्याचा फायदा हा आपण बघितला. करोनाच्या एवढ्या मोठ्या काळामध्ये गोरगरीब जनतेला आपल्याला जगवता आलं, त्यांना न्याय देता आला, त्यांची सेवा करता आली. त्याचं कारण हे जनधन अकाउंटच्या माध्यमातून त्यांना शेतकऱ्याला मिळालेले प्रत्येक 4 महिन्यानंतर मिळालेले 2000 म्हणजे वर्षाचे 6000 असतील किंवा गोरगरीब जनतेच्या अकाउंटला डायरेक्ट जनधन योजनेच्या माध्यमातून मिळालेले 500 रुपये असतील, 1000 असतील, 1500 रुपये असतील, श्रमिकांना मिळालेले पैसे असतील, अशा वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेला मिळालेला लाभ असेल, मोफत अन्नधान्य असेल, या सगळ्या गोष्टी आज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या माध्यमातून घडत आहे आणि म्हणून देश आज सुजलाम सुफलाम होत आहे. बरं, देश प्रगती करतोय का, तर नक्की करतोय. बघा, देश संपूर्ण जग 2 वर्ष बंद होतं करोनाच्या काळात, तरी सुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि आपण रेकॉर्ड केलाय. भारत ही जगातली सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था झाली. भारताने नुकतंच ब्रिटनला मागे टाकलं
आणि जगातली सर्वात मोठी 5वी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताने आपलं नाव संपूर्ण जगात गाजवलं. त्याचं संपूर्ण श्रेय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या केंद्रीय टीमला जातं, अर्थमंत्र्यांना जातं. हे संपूर्ण जे मंत्रिमंडळ आहे ना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं, हे तन मन धन संपूर्ण अर्पण करून देशासाठी अहोरात्र काम करत आहे. जसा राजा तशी प्रजा, आणि राजा जसा प्रामाणिकपणे काम करायला सुरुवात करतो तशी लोक सुद्धा प्रामाणिकपणे काम करायला सुरुवात झालेली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण 15 ऑगस्टला जेव्हा लाल किल्ल्यावरून त्यांनी भाषण केलं, त्या भाषणामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 5 प्रण म्हणजे येणारा जो अमृतकाळ आता आपण साजरा केला, अमृत महोत्सव साजरा केला, आणि 1947 ला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आज 2022 पर्यंत 75 वर्ष झाली देशाला, आणि पुढच्या 25 वर्षात काय करायचं आहे, हा अमृत काळ जो आहे तो कसा घालवायचा आहे, तर त्याचं 5 प्रण, ते 5 प्रण त्यांनी कोणते घेतले, कोणते ध्येय समोर ठेवलेले आहेत. बघा, तुमच्याकडे विजन नसेल, टार्गेट नसेल, गोल नसेल, तर तुम्ही कधीही यशस्वी होऊ शकत नाही. तर ते गोल काय आहे त्यांनी म्हटले बघा, गुलामी की हर अंश से मुक्ती. आपला देश सुमारे 800 वर्ष पारतंत्र्यात होता, आणि सर्वात जास्त म्हणजे इंग्रजांनी आपल्यावर इंग्रजांचं आधिपत्य आपल्या देशावर होतं, गुलामगिरीतून. यात गुलामगिरीतून बाहेर जर आपल्याला पडायचं असेल तर गुलामगिरीचे जे वस्तू असतील, शिक्षण असेल, लेख असतील, हे सगळं बदललं पाहिजे. गुलामी का हर अंश, एकही अंश गुलामीचा शिल्लक राहता कामा नये, हे त्यांचं उद्दिष्ट आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनायचं. दुसरं प्रण काय आहे? विकसित राष्ट्र. 2047 पर्यंत भारत हा विकसित राष्ट्र झाला पाहिजे. किती सुंदर प्रण आहे बघा, ध्येय बघा किती मोठा आहे की 2047 पर्यंत आपण अमेरिका, चायना, फ्रान्स, मोठमोठ्या ह्या ज्या अर्थसत्ता आहेत किंवा मोठे जे बलाढ्य देश आहेत त्यांना मागे टाकून आपण पुढे जाणार आहोत. आलं लक्षात तुमच्या? 2029 पर्यंत आपण तिसरी महासत्ता होतोय, आर्थिक महासत्ता होणार आहोत. बघा, टार्गेट घेऊन काम चालू आहे, आणि देशासाठी एवढं ध्येय वेडेपणा कोण दाखवतं? देशासाठी प्रचंड प्रेम असणारी लोकच हे करू शकतात. तिसरा प्रण त्यांचा असा आहे की हे झालं नाही पाहिजे, म्हणजे एकता आणि एकजुटता. आपल्या लोकांमध्ये काय असलं पाहिजे? एकी असली पाहिजे. जिथे भांडण, तंटा, द्वेष, राग, मत्सर, तो देश कधीही पुढे जाऊ शकत नाही. आणि म्हणून एकता आणि एकजुटता अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि एक महत्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला की हर नागरिक के मन में कर्तव्य की भावना निर्माण करना. तुम्ही काय करता? देशाने मला काय दिलं, समाजाने मला काय दिलं, किंवा राज्याने मला काय दिलं. अरे, तू देशाला काय दिलं? तुझंही काही देशाविषयी प्रेम आहे की नाही, कर्तव्य आहे की नाही? कचरा टाकताना डायरेक्ट तू रस्त्यावर टाकून देतो, स्वतःचं घर स्वच्छ करतो आणि अंगण स्वच्छ करून दुसऱ्याच्या अंगणात कचरा टाकतो. बरोबर आहे? हे चुकीचं आहे ना. म्हणजे आपण देशासाठी काय करतो, म्हणजे कर्तव्य की भावना हर एक के मन में जागृत करना बहुत इम्पॉर्टंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आहे, आणि ते काम झालं पाहिजे. आणि अनेक महत्वाचं आहे की आपले जे पुरातन काळापासून सनातन धर्माची जी संस्कार आहेत, संस्कृती आहेत, म्हणजे आपली विरासत, किल्ले असतील, मोठमोठे मंदिरं असतील, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आपला आयुर्वेद असेल, योगा असेल, अशा अनेक गोष्टी जे पुरातन काळापासून आपल्यापर्यंत पोहोचल्यात. आणि आपले पूर्वज अत्यंत बुद्धिमान होते, परिश्रम करणारे होते, संशोधन करणारे होते, आणि म्हणूनच त्या गुरुकुल जी संस्था होत्या, जवळजवळ 7,32,000 गुरुकुल होती, आणि त्यातून
18 पेक्षा जास्त वेगवेगळे विषय शिकवले जायचे त्या गुरुकुल संस्थांच्या माध्यमातून। ही आपली विरासत आहे। हमारे विरासत पे हमें गर्व होना चाहिए, हमारे विरासत पे हमें गर्व होना चाहिए। तर अशा प्रकारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे जे पंचप्रण आहेत त्याच्यावरती 1947 म्हणजे 47ला स्वातंत्र्य मिळालं आणि 2047ला आपण विकसित होणार आहोत। विकसित राष्ट्र म्हणून संपूर्ण देशभर आपल्या नावाचा एक डंका वाजणार आहे आणि त्याचं संपूर्ण श्रेय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि त्यांच्या नेतृत्वातील सरकारला जातं। बरं, ह्या ऑगस्ट सप्टेंबर मध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने कोणकोणती कामं केली किंवा कोणता विकास कुठपर्यंत झाला याची थोडक्यात मला माहिती मी या ठिकाणी देणार आहे। बघा, पंतप्रधान कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार। अभी कुल नामांकन कितने हैं तो 1.42 करोड़ से अधिक नामांकन आए हैं। प्रशिक्षित उम्मीदवार है 1.37 करोड़ और कुल रोजगार कितने उपलब्ध हुए तो रोजगार 24.42 लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध हुए। ये आंकड़ा है 10 सितंबर 2022 तक का। आत्मनिर्भर भारत के विकास का इंजन बन रही है भारतीय रेल। आत्मनिर्भर भारत रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में लोकोमोटिव, रेल एक्सल और व्हील सेट के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सफलतापूर्वक 2 साल हुए हैं। मछुआरों के समग्र विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश अब तक हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपए। 16 लाख से अधिक मछुआरे लाभान्वित हुए हैं। 27.51 लाख मछुआरों को 5 लाख तक का बीमा मिला है। तो मछुआरों का विकास हो रहा है। यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत माध्यम से रेलवे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। रेलवे टीबी मुक्त होगा भारत। अभी टीबी हो हारेगा और देश जीतेगा, ये स्लोगन है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की उन्होंने शुरुआत की है। पोषण, अतिरिक्त निदान और पेशेवर सहायता के लिए निक्षय पोर्टल 2.0 की शुरुआत 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो टीबी ये देश से जैसे अभी खत्म हो जाएगी, इसके लक्ष्य पे काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे 18 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। 5 वर्ष के लिए कुल परियोजना का लागत है 27,360 करोड़ रुपए। 18,128 करोड़ रुपए केंद्र की हिस्सेदारी है। आईसीटी स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी युक्त स्कूल होंगे। देखो आधुनिक भारत कैसे होगा, तो इस प्रकार आधुनिक भारत दिखेगा हमें कुछ सालों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों विशेषताओं का होगा इसमें समावेश। अध्यापन कहीं अधिक अनुभवात्मक समग्र एकीकृत खेल खिलौना आधारित खोज उन्मुख शिक्षार्थी केंद्रित चर्चा आधारित लचीला और मनोरंजन शिक्षण बहुत जरूरी है। शिक्षण जब तक मनोरंजन की दृष्टि से लचीला नहीं होगा तो विद्यार्थी जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो विद्यार्थियों को समझ में आए इस प्रकार का शिक्षण, और जो शिक्षक वर्ग होगा वो भी कैसे होगा, टैलेंटेड होगा। शिक्षक अगर टैलेंटेड होगा तो ही बच्चों को अच्छी तरह सिखा पाएगा।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से देश भर में खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित हो रही है। उचित मूल्य की दुकानें हैं 5,40,984। एक उचित जो मूल्य की जो दुकानें हैं और जो मशीन जो है पॉस मशीन जो है वो 4,88,832 मशीन्स है, जिसके माध्यम से गरीबों को बिना कुछ मतलब नुकसान हुए या घाटा हुए या कोई करप्शन न किए बिना भी उनको वो अनाज मिलता है। कुल लाभार्थी है इसमें 79.35 करोड़, कुल रेशनिंग कार्ड है 19.58 करोड़। तो इस प्रकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों को सहायता की जा रही है। भारतीय रेलवे में लगातार बढ़ रही है डिजिटलीकरण से डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। एक वर्ष 2021-22 में 41 करोड़ से अधिक बुक हुए ई टिकट। तो डिजिटलीकरण जो है डिजिटल इंडिया इस माध्यम से दिख रहा है हमें। जल जीवन मिशन के अंतर्गत मोदी सरकार हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने की दिशा में तीव्र गति से काम कर रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 अगस्त 2019 तक मात्र 3.23 करोड़ घरों में पेयजल कनेक्शन थे और आज 10.11 करोड़ से अधिक घरों में नल से शुद्ध जल पहुंच रहा है। पहले 3 ही करोड़ थे, आज 7 करोड़ ज्यादा बढ़ गए हैं। शुद्ध जल नल से हर घर, बहुत ही बढ़िया काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। देखो, सनातन धर्म जो होता है, सनातन धर्म के माध्यम से हम लोगों को जो शिक्षित करते हैं या संस्कार करते हैं तो देश सुजलाम सुफलाम बनेगा, सुख शांति और समाधान हर घर में आएगी। ऐसे सनातन संस्कृति संवाहक, अर्थात ये है कि सनातन संस्कृति के संवाहक मोदी जी हैं। अभी मोदी जी को सनातन संस्कृति के संवाहक क्यों कहते हैं कि जिन्होंने श्री राम मंदिर, केदारनाथ मंदिर, रामानुजाचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, सोमनाथ मंदिर इत्यादि मंदिर, स्मारक, भव्य मूर्ति, विकास, लोकार्पण, निर्मित कार्य किया है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? मोदी जी को सनातन संस्कृति के संवाहक कहते हैं। जो स्वतंत्रता के बाद किसी ने नहीं किया, वो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी यूं ही नहीं बनते, यूं ही नहीं मोदी कहलाते। खाने का पूरा खर्च खुद उठाते हैं, कपड़े का खर्च खुद उठाते हैं, सरकारी डिनर न के बराबर है। चतुर्मास में एक समय भोजन करते हैं। लगातार 40 वर्ष से नवरात्रि में सिर्फ नींबू पानी और एक फल खाते हैं। तो सनातन धर्म का पूरी तरह पालन, एक तपस्या क्या होती है, एक मुनि या ऋषि कैसा होता है, तो हमें आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हम देखते हैं तब लगता है कि ये ऋषि है। देखो, ऋषि कैसे होना चाहिए, यूं ही नहीं मोदी कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं मोदी सरकार द्वारा मीठी क्रांति को बढ़ावा देने से भारत प्राकृतिक शहद के निर्यात में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत ने प्राकृतिक शहद के निर्यात में अप्रैल-जुलाई में 2013 की तुलना में अप्रैल-जुलाई 2022 में 257% की वृद्धि दर्ज की है। लगभग 692 करोड़ रुपए का शहद निर्यात हुआ है। बहुत बड़ी बात है ये किसानों के लिए। नॉर्थ ईस्ट के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार ने डोनी पोलो एक्सप्रेस के चौखीवी स्टेशन नागालैंड तक विस्तार का शुभारंभ किया है। रेलवे अब जहां तक रेलवे नहीं पहुंची थी, जहां रेलवे नहीं थी, आज वहां रेलवे पहुंच रही है और नॉर्थ ईस्ट का विकास हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड के
मध्य सुनिश्चित होगी सीधी रेल कनेक्टिविटी। रेल की जो कनेक्टिविटी थी वो अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड के बीच जो नहीं थी पहले, तो अभी वो रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी, हो रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 46.30 करोड़ खाता धारकों में 25.73 करोड़ महिलाओं के खाते हैं। जो जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते हैं 46.30 करोड़, उसमें महिलाओं के खाते हैं 25.37 करोड़, 73 करोड़। सबसे ज्यादा महिलाओं के खाते हैं। और कुछ जो कुल लाभार्थियों का 55% से अधिक है। जनधन खाता धारकों को 8 वर्ष में 31.95 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए गए हैं। रुपए कार्ड के माध्यम से वो पैसे निकाल भी सकते हैं, है ना, तो उनको वो फायदा होता है। विश्व के सबसे बड़ी वित्तीय समायोजन योजना बनी प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना के अंतर्गत 1,72,848 करोड़ रुपए की राशि खातों में जमा हुई है। 1,72,848 करोड़ रुपए की राशि अब तक इन जनधन खाताओं में जमा हो गई है। कागजों से आजादी मोदी सरकार दिला रही है। डिजिटल लॉकर के माध्यम से 12.22 करोड़ लोगों को 557 करोड़ दस्तावेज डिजी लॉकर में एक जगह संग्रहित किए गए हैं। आप भी digillocker.gov.in पर जाइए और सुविधा का लाभ उठाइए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक बिना किसी गारंटी के 38 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों के लिए 4,361.94 करोड़ रुपए की कुल धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है, जिसकी सहायता से लाभार्थी फिर से अपना काम शुरू कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होकर अपना काम करके वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भविष्य सुरक्षित भारत सरकार कर रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 48.79 लाख से अधिक कामगार पंजीकरण करा चुके हैं। असंगठित कामगारों के लिए भारत सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार जनजातीय समाज के लिए, उनके बच्चों एवं युवाओं की पढ़ाई और कौशल विकास के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। देश के 27 जिलों में 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण हो रहा है। 2026 तक 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है। 2014 के बाद से 10 जनजातीय शोध संस्थानों को मंजूरी मिली है। टॉप क्लास छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल 1000 छात्रों को IIT, IIM और एम्स में दाखिले मिलते हैं। इस छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से जो जनजाति पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए सहायता भारत सरकार कर रही है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देकर मोदी सरकार हर घर स्वच्छ ईंधन सुनिश्चित कर रही है। अप्रैल 2014 तक जहां देश में मात्र 14.52 करोड़ घरेलू रसोई गैस कनेक्शन थे, वही अप्रैल 2022 में इनकी संख्या बढ़कर 30.53 करोड़ हो गई है। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को कनेक्शन मिला है। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत
गरीब परिवारों को बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा से युक्त पक्के आवास दिए गए हैं। खाली मकान नहीं, मकान में सब प्रकार की सुविधा। मोदी सरकार अब तक 1.95 करोड़ से अधिक पक्के आवासों का निर्माण हो चुका है। मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो निभाया है। मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, जनधन योजना, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत योजना, नोटबंदी, जीएसटी, बीमा, बेनामी संपत्ति एक्ट, बीमा योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सवर्ण आरक्षण इत्यादि संपूर्ण कार्य पूर्ण किए हैं। मोदी सरकार को अभी राम मंदिर का काम चालू है, 3 तलाक पे काम हो गया है, अनुच्छेद 370-35A को हटाया गया है, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, नागरिकता संशोधन विधेयक पूरा किया गया है। तो इसी प्रकार की बहुत से काम मोदी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं और आने वाले जो काल है उस कार्यकाल में और भी बहुत काम होने वाले हैं। एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पीओके, जनसंख्या नियंत्रण कायदा का जो लॉ है वो लाना है, बहुत से काम करने हैं। तो इसीलिए हमें 2024 में भी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को फिर से लाना है। देश एक देश एक निशान एक विधान एक प्रधान अनुच्छेद 370 और 35A की समाप्ति से जम्मू कश्मीर लद्दाख में विकास को रफ्तार मिली है। जब तक ये 370 था तब तक विकास नहीं हो रहा था। जो पैसा था, जो विकास का पैसा पूरे वहाँ के जो राजनीतिक लोग थे उनके जेब में चला जाता था, विकास तो कुछ होता नहीं था, आतंकवादी गतिविधियां बड़ी थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में बहुत कमी आ गई है। 2009 की बात की जाए तो 2298 घटना घटी थी, जब 2021 में अगर बताई जाए तो खाली 500 घटना घटी है। उसमें बहुत सी गिरावट अभी आ गई है। वन रैंक वन पेंशन लागू कर सैनिकों का सम्मान किया है मोदी सरकार ने। 20.60 लाख पेंशनर परिवारों को 10,795 करोड़ रुपए का बकाया वितरित किया गया है। 20.60 लाख पेंशनर परिवारों को 10,795 करोड़ रुपए दिए गए हैं अब तक। बहुत बड़ी बात है। आधुनिक और सशक्त बन रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना का अगर देखी जाए तो भारतीय नौसेना के पास आज 1645 सक्रिय विमान हैं। 35 राफेल विमान भारतीय बेड़े में शामिल है। विश्व में 25 शीर्ष हथियार निर्यातकों में शामिल भारत आज निर्यात कर रहा है। जो 25 देश है उसमें भारत शामिल हो गया है। इतर जो देश हैं, अनेक देशों को हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हथियार बन रहे हैं और हमारे हथियार हम बाहर के देशों को बेच रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, जिसके माध्यम से देश में जो हमारा ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो होता था वो हथियार खरीदने में जाता था पैसा, तो वो पैसा बच रहा है। हम हथियार हमारे खुद के संरक्षण के लिए बना रहे हैं, उसके अलावा हम हथियार बाहर के देशों को बेच भी रहे हैं। बहुत बढ़िया काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं हम। 2024 तक देश में 25 उत्कृष्टता केंद्र थे, 100 अकादमी और 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित होंगे। खिलाड़ियों के आधुनिक विकास के लिए देश भर में 360 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम खेल क्षेत्र में भी हो रहा है। खेल में हम पिछड़ रहे थे, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं। इसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार को जाता है। 2008 से 2014 में जहां 3600 किलोमीटर की देश की सीमा पर सड़क निर्माण हुआ था, वही मोदी सरकार में 2014 से 2021 में 6
6,763 किलोमीटर सड़क निर्माण हो चुका है, डबल। तो इसी प्रकार देखो, सड़कें हमारे लिए जितनी इंपॉर्टेंट है उतने देश की सुरक्षा के लिए भी है, और देश सुरक्षा के लिए देश की सीमा तक अच्छी सड़कें होना बहुत जरूरी है। सड़कें अच्छी रहेंगी तो युद्ध का समय अगर रहेगा और हमारे सैनिकों को जो चाहिए, वो हथियार, जो भी सामान चाहिए, वो अगर उन तक समय पर नहीं पहुंचा तो मुश्किल होती है। तो केंद्र सरकार ने बहुत बढ़िया काम उस पर किया है। अभी जो 6,000 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़क बनाई है, जो हमारे संरक्षण के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। 2014 में जहां 248 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल थी, वही 2022 में 791 किलोमीटर मेट्रो ऑपरेशनल हो चुकी है। मेट्रो में भी बहुत बढ़िया काम हुआ है। मेट्रो का जो था वो काम था 248 किलोमीटर का ऑपरेशनल थी, उतना ही वहाँ तक ही जाती थी, 248 किलोमीटर। इसकी लंबाई बढ़ गई है। अभी मेट्रो कहाँ तक जाती है? तो मेट्रो का जो विस्तार है हुआ है 791 किलोमीटर मेट्रो अब ऑपरेशनल बन गई है, विस्तार हुआ है। राष्ट्रीय राज्य मार्गों का लंबाई अगर देखी जाए तो 2013-14 में 91,000 किलोमीटर इतनी लंबाई थी राज्य मार्गों की। 2021-22 में वो बढ़कर 1.4 लाख किलोमीटर राज्य मार्गों की लंबाई हो चुकी है। 2014 के बाद से औसतन 5.9 प्रति वर्ष अंतरिक्ष यान मिशन इसरो ने एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। जमीनी स्तर पर हमारा विकास तो हो रहा है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कितने? 104 उपग्रहों को हमने प्रक्षेपित कर दिया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। एक ही टाइम में, एक ही समय में 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज कर एक विश्व रिकॉर्ड हमने बनाया। देखो, 22 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर, फर्जी लाभार्थियों को हटाने एवं लीकेज रोकने के 2.22 लाख करोड़ रुपए की बचत हमारे देश ने की है। डीबीटी के दायरे में 53 मंत्रालयों को 313 योजनाएं लाई गई है, जिसके माध्यम से जो भी काम होता है वो पारदर्शक होता है, ट्रांसपेरेंट। जो पैसा जाना है तो सीधा जाएगा, बीच में किसी के हाथ में नहीं आएगा। 133 करोड़ लोगों को आधार कार्ड जारी हुए हैं। 99% रेशनिंग कार्डों का हुआ है डिजिटलीकरण। डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो काम हो रहा है उससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है। देश भर में यूपीआई लेन देन 4,596 करोड़ रुपए के पार हुआ है। 1.86 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ी गई है। कोरोना काल में माता पिता खोने वाले बेसहारा बच्चों का सहारा पीएम केयर्स योजना के माध्यम से केंद्र सरकार बन गई है। योजना के तहत 4,345 बच्चों के संरक्षण के साथ ही प्रति माह 4,000 रुपए की व्यवस्था और 10 लाख रुपए की अतिरिक्त एफडी केंद्र सरकार कर रही है। तो जो बच्चे अनाथ हुए हैं उसका माता पिता होने का सौभाग्य केंद्र सरकार को मिल रहा है। पहले की सरकारों की तुलना में मेडिकल कॉलेज की अगर तुलना की जाए तो मेडिकल कॉलेज 2014 तक 387 थे, जो 2022 में 606 की वृद्धि हो गई है। एम्स की संख्या 7 थी 2014 में, आज 22 हो गई है। भारत ने वैक्सीन के तहत दुनिया के 101 देशों को
23.90 करोड़ से अधिक वैक्सीन की है। 101 देश, भारत में 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन मुक्त देने के पश्चात अनेक देशों को, 101 देशों को भी हमने वैक्सीन दी है, बेची है। तो बहुत बढ़िया काम किया है भारत सरकार ने। हमारी सहायता जो देश करते हैं तो उनकी भी सहायता हम करते हैं, मुफ्त में है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 3.33 करोड़ लाभार्थियों का मुफ्त उपचार हुआ है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजनाओं के अंतर्गत 8,727 केंद्रों पर मिल रही है 50 से 90% तक की सस्ती दवाएं। देखो, गरीबों को मुफ्त तो नहीं, लेकिन सस्ती दवा मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप आयुष्मान भारत की योजना देखी जाए तो योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं जो मुफ्त उपचार पा चुके हैं। और प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जो केंद्र खोले गए हैं वो 8,000 से भी ज़्यादा हैं, जिसमें 50 से 90% हमें जो दवाइयाँ होती है वो कम कीमत में मिलती है। अगर किस दवा की कीमत अगर 100 रुपये है तो हमें वो 10 रुपये में मिलती है। किसकी कीमत अगर 100 रुपये है वो 50 में मिलती है। तो इसी प्रकार एकदम जो गरीबों को चाहिए वो मिल रहा है। उनका गरीब का पैसा अगर बचता है तो बचाया हुआ पैसा अच्छे काम के लिए वो लगा सकता है। संस्कृति के संवाहक है मोदी जी। और एक 5 मिनट आपका मैं लूंगा। देखो, संस्कृति के संवाहक है मोदी जी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती पर 125 और 10 रुपए के स्मारक सिक्का उन्होंने जारी किए हैं। अम्बेडकर जी के से जुड़े 125 और 10 रुपए के स्मारक सिक्का जारी हुए हैं। अम्बेडकर की जयंती की दिन जो 125वीं जयंती थी तभी उन्होंने वो जारी की है। बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर ही समर्पित किया गया है भीम ऐप। उनके नाम पर ही वो ऐप बनाया गया है। अम्बेडकर जी के जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ के तौर पर किया जा रहा है विकसित। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, आदरांजलि देने का काम, उनका नाम पूरे विश्व में रोशन करने का काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और जो भी अच्छे काम जो है, जो भीम ऐप जैसा काम होगा या 125 और 10 रुपए का जो सिक्का होगा वो उनके नाम से आएगा। और जो उनके स्मारक है, 5 जो स्थान है महत्वपूर्ण, उनको जोड़ा जाएगा पंच तीर्थ के तौर पर। इस प्रकार पंच तीर्थ हम एक ही साथ कर सकते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर लगाई गई होलोग्राम प्रतिमा लगाई गई थी। नेताजी से जुड़े 100 गोपनीय फाइलें भी खोली गई, सार्वजनिक की गई। नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इंडिया गेट पर लगाई गई होलोग्राम प्रतिमा, अभी उसके जगह पे एक प्रतिमा भी लगाई गई है। तो उसका भी जो काम है, जो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के लिए हमारा संपूर्ण जीवन अर्पित किया है, उन सभी क्रांतिकारी लोगों का सम्मान करने का काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान, आजादी के 75वें वर्ष में जालियनवाला बाग स्मारक को नया रूप दिया गया है। स्मारक में 3D चित्रण के साथ कला मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया है। 4 संग्रहालय गैलरी का निर्माण, 1919 की घटनाओं को दर्शाने के लिए साउंड एंड लाइट शो की व्यवस्था भी की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सम्मान भारत सरकार ने किया है। भारत की एकता अखंडता में योगदान के लिए सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। तो इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मान सम्मान देने का काम, प्रतिष्ठा देने का काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है।
पवित्र गुरुओं को सम्मान देने का काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व विश्व में धूमधाम से मनाया गया। श्री गुरु तेज बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का 120 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण किया गया है। सभी धर्मों का आदर, सभी गुरुओं का आदर, सभी सेनानियों का आदर और सभी जो क्रांतिकारक है उनका आदर करने का काम, उनका सम्मान करने का काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सदियों पुराना विवाद खत्म हो गया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की रखी गई नींव। अयोध्या को आध्यात्मिक और वैश्विक केंद्र के रूप में किया जा रहा है विकसित। अयोध्या एक आध्यात्मिक और वैश्विक केंद्र होगा और आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जो ठानते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम आध्यात्मिक क्षेत्र में, देखो मन का शांति चाहिए तो पैसा मन की शांति नहीं बन सकता, धन से शांति नहीं आ सकती। तो मन की शांति भगवान के चरणों में है। आध्यात्मिक माध्यम से आध्यात्मिक अगर संसार होता है, देखो एक विज्ञान और अध्यात्म 2 पहिए हैं जिससे हमारी गाड़ी चलती है। तो दोनों पर कंसंट्रेट हमारी सरकार कर रही है, विकसित कर रही है दोनों को। संतों, महर्षियों और गुरुओं का सम्मान। संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 वर्ष होने पर 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण। केदारनाथ धाम में आदिगुरु शंकराचार्य की 12 फुट की ऊंची प्रतिमा का स्थापना, ये सब काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, फिर अभी हुआ है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। पीएम मोदी जी ने 2021 में सोमनाथ समुद्र दर्शन पर पुनर्निर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन किया। प्रसाद योजना के तहत 45.36 करोड़ रुपए की लागत से विकास संबंधित परियोजना का पूर्ण कार्य किया है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो चुका है। पीएम मोदी जी के नेतृत्व में आपदा के बाद केदारनाथ धाम का भव्य रूप हम देखते हैं। 130 करोड़ रुपए से अधिक लागत से परियोजनाओं को पूरा करने का काम आदरणीय पंतप्रधान के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है। भव्य और दिव्य से ये केदारनाथ मंदिर हम देख रहे हैं। नव्य, दिव्य और भव्य काशी को हमने देखा है। 600 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया गया है। 5,27,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में काशी विश्वनाथ धाम को पुनर्निर्मित किया गया। मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि शाम को इंडिया गेट के पास, गुरुवार की शाम को इंडिया के गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण किया। जो प्रतिमा 28 फीट ऊंची प्रतिमा सिंगल ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। देखो, फिर देश में जितने बड़े नेता, बड़े देश को समर्पित नेता, जितने भी नेता हुए, सभी का आदर, सत्कार, सम्मान, प्रतिष्ठा देने का काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।